जो है वो, चाहे आप विदेश के स्तर पे जाइए या फिर हम लोग घरेलू स्तर पे देखें, संकट उनके लिए दोनों तरफ बिल्कुल गहरी खाई के रूप में है। मतलब वो कहते हैं ना, कुआं और खाई कहाँ जाए वो। जी बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में देखिए 2-3 सवाल बड़े उठते हैं। मैं चूंकि अभी विदेश का मामला है, लेकिन उसको मैं यमुना के बाढ़ से शुरू करूंगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार मैं, अभी आप आ भी रहे हैं वहां से, मैं वहां से आ भी रहा हूँ, लगातार अलग अलग जो है कि वो बाढ़ क्षेत्र से मैं आ भी रहा हूँ। तो यहाँ पे लोगों की बड़ी दिलचस्प टिप्पणी है प्रधानमंत्री के यात्रा को लेके। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि दिल्ली को बनाना है पेरिस, और यहाँ के लोग, हम लोगों से जो सीधी बातचीत हुई तो लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली के कहते थे कि दिल्ली को पेरिस बनाना है। दिल्ली तो पेरिस बनी नहीं, और दिल्ली जब बाढ़ से डूब रही तो यहाँ के प्रधानमंत्री पेरिस चले गए। तो वो उन लोगों का ये कहना था कि जब फ्रांस एक तरह से जल रहा था, वहाँ के राष्ट्रपति तमाम चीज़ों को छोड़ के वो सीधे सीधे फ्रांस की यात्रा पर चले गए थे। मणिपुर की कभी प्रधानमंत्री जी ने चिंता नहीं की, और उस समय भी वो विदेश यात्रा पर रहे, फिर वो कर्नाटक के यात्रा पर रहे। अभी भी इस समय एक तरह से दिल्ली वो जगह बनी हुई है। यहाँ के दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रिया कि एक ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 500 स्मार्ट सिटी में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली को भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, और दूसरे जो है कि वो तो पेरिस बनाने की बात कर रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो ये सोचिए लोगों का दर्द है, यानी कि प्रधानमंत्री विदेश में जाके जितना भी ढिंढोरा पीटने का तमाम दावा कर लें गोदी मीडिया के चैनलों के माध्यम से, लेकिन लोग इस सच्चाई को समझ रहे हैं कि हम आज कहाँ पे हैं। आज हर किसी को पता था कि उनके राहत कार्य के लिए कुछ इंतजाम होते, तमाम व्यवस्थाएं होते, वो कहीं नहीं हुई। हरियाणा से लेकर यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश तक आगे या असम तक भी पहुँच जाए, एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। अब अगर विदेश यात्रा को हम लोग देखें, अगर देखिए भारत और यूरोप के संबंध अगर 2004 से 14 के बीच में अगर हम लोग देखें, मनमोहन सिंह जी के समय में, क्योंकि यूरोप के संबंध दुनिया में परसेप्शन के लिए, आप भारत अगर लोकतंत्र की भूमि है तो इसको दुनिया किस रूप में देख रही है, वहाँ पे यूरोप एक तरह से वर्ल्ड थिंक टैंक के रूप में वो जगह आती है वहाँ पे। और हम लोगों के लिए आर्थिक महत्व भी है उसका, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए महत्व है। आर्थिक महत्व यह है कि हमारे यहाँ पे एक तरह से यूरोप भारत के लिए बड़ा बाजार है। आज यूरोप तो भारत को बाजार के रूप में देख रहा है। हमारा निर्यात लगातार जो गिर रहा है, बड़ी गंभीर चीज़ है कि निर्यात गिर रहा है। निर्यात गिरने की स्थिति में क्या है, आप यूरोप क्यों डिमांड करेगा वहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे मानवाधिकार के इस रूप में हनन होंगे, तो ऐसे स्थिति में वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों वाला जगह है, तो वो तो आपको हथियार भी बेच देंगे और आपके सामान को लेंगे भी नहीं। तो प्रधानमंत्री जी की देखिए, हम लोग अगर अभी अमेरिका की यात्रा की बात करें, अमेरिका में जब प्रधानमंत्री थे तो बराक ओबामा, जिसको वो कहते थे कि बराक, उन्होंने उनके लिए क्या टिप्पणी की। और दूसरी चीज़, उसी समय अमेरिका के वहाँ के प्रशासन ने एक तरह से जांच शुरू कर दी अडानी प्रकरण की। तो देखिए वो सीधे सीधे जवाब है आपके लिए कि अमेरिका आपको क्या सोचता है। आपके व्हाइट हाउस में सीधे सीधे आपसे अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। आज वो सवाल कल उस समय अमेरिका में पूछा गया, आज वही सवाल यूरोपीय यूनियन में उठ रहे हैं। आप मणिपुर के लेके देश में चुप्पी साध लीजिए, लेकिन आपको दुनिया लगातार सवाल पूछ रही है, और ये सवाल देश के भीतर भी उठ रहे हैं कि इतना लंबा समय होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए, और वहां पर शांति स्थापित करने के लिए कोई गंभीर प्रयत्न करते हुए क्यों नहीं दिखे। पहले स्थिति है जब सरकार कहते हैं, देखिए मैंने ये तो पहले इनका था कि भाई डबल इंजन कर दीजिए, हम मजबूत हो जाएंगे। महाराष्ट्र के प्रकरण में हम लोगों ने ट्रिपल इंजन का कॉन्सेप्ट पहली बार सुन लिया कि आप डबल इंजन से भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या अब आप मणिपुर में कौन सा ट्रिपल इंजन आप लाइएगा, वहां किसको तोड़ने वाले हैं, ये भी जनता सवाल पूछ रही है। इनके घेरे में देखिए विदेश नीति तो इनके घेरे में है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो 2024 के चुनाव है, 2024 के चुनाव में कम से कम मोटे तौर पे विपक्षी गठबंधन जिस तरह से मजबूती से है, उस स्थिति में 200 सीटें तो इनके सीधे सीधे फंसी हुई नजर आ रही हैं। वो 200 सीटों में से जैसे 65 सीटें तो अगर हम लोग जोड़ दें, अगर 25 सीटें राजस्थान की, क्योंकि देखिए राजस्थान में मुझे इस बीच में जाने का मौका मिला है राजीव जी, और वहां पे एक ऐसे कट्टर बीजेपी समर्थक से जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने माना कि मैंने कसम खाया राहुल जी, मैं तो वोट बीजेपी को दूंगा, लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है कि अशोक गहलोत देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। हमारा डिलीवरी सिस्टम सबसे तगड़ा है, महंगाई राहत कैंप केवल नारे नहीं है, स्लोगन नहीं है। तो उन्होंने बजट में जो तमाम प्रावधान किए थे, 500 रुपया का गैस सिलेंडर, वो खुद मान रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी प्रतिज्ञा ली हुई थी तो उस प्रतिज्ञा से मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन मेरे परिवार के दूसरे सदस्य के लोग, उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली है और वो अशोक गहलोत के लिए वोट करेंगे, कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। तो डिलीवरी सिस्टम को लेके जो लाभार्थी योजना भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने दावा किया था, वो डिलीवरी सिस्टम का पूरा मामला आप देख लीजिए कर्नाटक में। वहाँ पे किस तरह से जो है कि वहाँ की सरकार ने आते ही 5 गारंटी दे दी।
तो वो 5 गारंटी दुनिया देख रही है और एक गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को दिया था, वो भी सीना ठोक ठोक के दिया था वो गारंटी कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने जिनको भ्रष्टाचारी कहा था, भोपाल में जो दिया था हाँ, भोपाल में उन्होंने 27 जून को दी थी गारंटी कि एक एक भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। वो सोचिए कैसा बयान है, और उसको दुनिया ने देख ली ना कि भाई 2 जुलाई को आपका वो बयान किस रूप में कन्वर्ट हो गया। यानी जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं उसी को आप सबसे सर्वश्रेष्ठ पद देने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपका जो ये दोहरा स्वरूप है वो सबों को दिख रहा है। अब अभी इस समय देखिए, राजस्थान की मैं खाली एक उदाहरण के रूप में बात करूं, बड़े चटकरे ले रहे थे, सारी की सारी मीडिया ले रही थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में बड़े मतभेद की स्थिति है। अब अगर आज के डेट में स्थिति यह है कि कांग्रेस तो बिल्कुल एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा खेमेबंदी बनी हुई है। तो वहां पे स्थिति जो एक ऐसी स्थिति बनी पड़ी हुई है कि वो 25 सीटें वो क्या करेंगे। आप सोच के देखिए कि हम लोगों ने अभी छत्तीसगढ़ के बारे में प्रकाश हम लोगों ने डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में से वो 11 में से 9 सीट लेके आए थे, बाकी क्या वो परिणाम वो कहां से दोहरा लेंगे। 28 सीट जो है कि वो उनका गठबंधन यहाँ पे मध्य प्रदेश में लेके आया हुआ था, वो कहां से लाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख लिया, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के मामले में भी स्पष्ट हो गया कि वो जो 18 लोकसभा की सीटें थी वो सीटें फिर से अब इनके पास अब वापस नहीं आने वाली हैं। वो ममता बनर्जी ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत बना लिया है। अब दक्षिण जा रहे हैं तो देखिए कर्नाटक की स्थिति, महाराष्ट्र की स्थिति, महाराष्ट्र के मामले में हम लोग लगातार देख रहे हैं इन्होंने इतना मेहनत से जो है कि सोचिए कि अब चीजों का बंटवारा किया, फाइनलाइज किया, लेकिन वहां पे अभी भी संतुष्ट लोग कम है। असंतुष्टों की संख्या भारी मात्रा में बीजेपी में है, असंतुष्ट एकनाथ शिंदे ग्रुप में है, और देखिए जो सत्ता में है वो सत्ता में रह के असंतुष्ट है, और जो विपक्ष में जिनको इन्होंने तोड़ा है उनके साथ जनता की बड़ी भारी सहानुभूति है, उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ। तो इनका पूरा चुनावी गणित पलटता दिख रहा है। समय काफी कम है कि इनके जो चाणक्य हैं, तथाकथित चाणक्य, वो अब क्या करें इसमें। जी, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और ये जो चुनावी गणित है, जहां आंकड़ों का खेल है, और उसमें चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, या उत्तर प्रदेश हो, या दूसरे राज्यों बिहार हो, जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है, और उन राज्यों में जो उत्तर में बीजेपी मजबूत दिखाई देती है, क्या आने वाले चुनाव में, यानी आम चुनाव 2024 की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव 2024 में, क्या बीजेपी उतनी मजबूत उत्तर भारत में रहेगी। गारंटी की बात आप कर रहे थे, जरा सुना देते हैं। गारंटी जरूरी इसलिए है, 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं सीना ठोक के कि एक एक भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा। और 2 जुलाई को तोड़फोड़ करते हैं महाराष्ट्र में, एनसीपी में, और आज जब बंटवारा होता है, पोर्टफोलियो बांटा जाता है, तो वहां वित्त मंत्रालय अजीत पवार को दे दिया जाता है। अजीत पवार की बल्ले बल्ले, जीत जाते हैं अजीत पवार। लेकिन सुन लेते हैं, वो बात बार बार आएगी, दुनिया जिसकी बात आप कह रहे थे। और फिर सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। राहुल गांधी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जरा आपसे सुनना चाहता हूं, लेकिन पहले ये गारंटी सुनिए जरा मोदी जी की। तो मोदी